वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। आज हम हमारी 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तिका रिमझिम इस पाठ्यपुस्तक से हमारा जो 13वां पाठ है स्वामी की दादी, यह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पाठ को शुरुआत करते हैं। इससे पहले इस पाठ से थोड़ी सी संबंधित जानकारी देना चाहूँगी। इस पाठ में स्वामी नाम के एक लड़के की कहानी बताई गई है जो कि अपनी दादी के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। तो चलिए पाठ को शुरुआत करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच, बैठक और भोजन कक्ष यानी बैठक यानी कि हॉल, भोजन कक्ष यानी किचन। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो देखिए, बैठक और भोजन कक्ष के बीच में एक कम हवादार जो कमरा था वहाँ पर रहती थी स्वामीनाथन की दादी और वह अपने सामान के साथ रहती थी। और उनका क्या क्या सामान था वह यहाँ पर बताया गया है। 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर यानी तकिया, रजाई वगैरह जो कि बिस्तर कहलाता है। और उनके पास 2 बक्से थे, एक बड़ा पटसन के रेशे का बना वर्गाकार यानी स्क्वायर बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा था जिसमें उनके पास क्या क्या था, सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी उस बक्से में पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। अपने को यानी खुद को। तो देखिए, जब रात का खाना हो जाता था तब स्वामीनाथन जो था वह अपनी दादी की गोद में सिर रखकर इन लौंग, इलायची की गंध यानी सुगंध, उसकी खुशबू से वातावरण जिस प्रकार हो जाता था तो उस वातावरण में वह खुद को बहुत ही प्रसन्न महसूस करता था। चलिए आगे देखेंगे। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो देखिए, तो जब वह प्रसन्न होता था तब वह दादी से एकदम खुलकर बातें करता था, सारी बातें दादी से बांटता था, दादी को बताता था। तो वह आज खुश है, एकदम प्रसन्न है। तो वह दादी को राजम और मनी जो कि उसके कक्षा में है, उसके दोस्त है, तो वह राजम और मनी की कहानी आज दादी को सुनाता है। तो वो कहानी को शुरुआत करता है स्वामीनाथन। राजम के बारे में पहले वह दादी को बताता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। देखिए बच्चों, स्वामीनाथन जो है वह राजम के बारे में और मनी के बारे में दादी को बता रहा है। तो वह बताता है कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। तो यह सुनते ही दादी पूछती है कि उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए। तो दादी अपना मन में आया हुआ सवाल स्वामीनाथन से पूछती है। तो स्वामीनाथन जो है वह बताता है, देखिए हम भी हमारे घर में हमारे दादा दादी के साथ या फिर नाना नानी के साथ हमारी स्कूल की बातें जो है वह शेयर करते हैं, बताते हैं कि हम, और या फिर हमारा जो सबसे पसंदीदा दोस्त होता है उसके बारे में, या फिर जो दोस्त हमें पसंद नहीं होता है उसके बारे में भी हम ज़रूर घर में बात करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से हम घर पे हमारे दादा दादी, नाना नानी को हमारी स्कूल की बातें बताते हैं
या हमारे दोस्तों के बारे में कहानियाँ बताते हैं, सुनाते हैं, उनके घर के बारे में बताते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर जो स्वामीनाथन है वह भी अपनी दादी को अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है। तो यह बताते हुए वह शुरुआत करता है कि जो राजन है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। तो यह सुनने के बाद दादी जो है, दादी क्या कहती है? दादी कहती है कि उसे पुलिस की वर्दी की क्या ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आगे। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। देखिए, यानी कि राजम के जो पिता है वह क्या है? पुलिस अधीक्षक है, यानी कि बड़े अफसर है पुलिस के। यहाँ के पुलिस के वह क्या है? बड़े अफसर है। दादी काफ़ी प्रभावित हुई, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। तो देखिए स्वामी जो है, स्वामी की दादी जो है, यह सुनते ही क्या होती है? प्रभावित होती है, यानी एकदम खुश होती है। तो वह पूछती है कि उनका तो दफ्तर, यानी उनका जो पुलिस थाना है वह बहुत ही बड़ा होगा। उन्होंने कहा, यानी कि दादी ने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। तो देखिए यहाँ पर जो स्वामीनाथन है वह राजम की कहानी सुनाने के लिए दादी को सुनाना शुरू कर देता है और या फिर उसके पास बैठता है। लेकिन यह जब दादी सुनती है कि स्वामीनाथन के पिता, जो राजम के पिता है वह पुलिस अधीक्षक है, तो यह सुनते ही स्वामीनाथन की दादी को स्वामीनाथन के दादा की याद आती है और वह उनकी कहानी सुनाना शुरू कर देती है कि स्वामीनाथन के जो दादा है वह क्या थे? तो वह रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तब स्वामीनाथन की दादी स्वामी को बताती है कि तुम्हारे जो दादा थे वह भी सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके सामने सारे पुलिस वाले हैं वह कांपते खड़े होते थे। खूंखार से खूंखार डाकू भी उनके सामने बिल्कुल भी नहीं खड़े होते थे। और वह इस प्रकार से स्वामी को उसके दादा की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन स्वामी जो है उसे दादी को राजम की कहानी बतानी थी, लेकिन अधीर होकर, यानी कि स्वामी जो है वह एकदम अधीरता से, यानी कि कब दादी की कहानी खत्म होगी और कब मैं अपनी कहानी सुनाऊं, इस प्रकार की स्थिति को अधीरता कहते हैं। यानी कि सामने वाला यदि हमें कुछ बता रहा है लेकिन हम वह कब खत्म होगा यह चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसे अधीरता कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जो है वह दादी की कहानी कब खत्म होगी इस बात का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वह राजम की कहानी दादी को सुना सके। लेकिन दादी जो है वह पुरानी यादों में खोई थी और वह दादा की कहानियाँ स्वामी को बता रही थी, जिसमें वह भटकती रहती थी। कभी वह पिछला कुछ बताती तो कभी कुछ बताती थी, जिसका कोई तालमेल नहीं लग रहा था। तो इस प्रकार से दादी जो है वह अलग अलग समय पर घटी घटनाओं में खो गई थी और वह उन्हें सब मिक्स करके बता रही थी। तो देखते हैं आगे, देखते हैं पाठ का अगला भाग। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो देखिए तुरंत स्वामी जो है वह दादी को टोकता है, यानी रोकता है और दादी को बोलता है कि दादी बस बहुत हो गया, अभी काफ़ी है इतना। और एकदम रूखे स्वर में, यानी कि एकदम सख्त आवाज़ में या फिर गुस्से में वह दादी को कहता है कि दादी अब बस करो दादा की कहानी सुनाना, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस प्रकार से वह दादी से बात करता है और वह दादी को कहता है कि जानती हो कि राजन जो है वह गणित में कितने नंबर लाता है? दादी कहती है सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा।
अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब तो देखिए बच्चों, स्वामीनाथन की जो दादी है वह ध्यान से अभी स्वामी की बात सुन रही है। तो स्वामी उसे बताता है कि वह राजम जो है वह गणित में कितने नंबर लाता है कि दादी, क्या तुम्हें मालूम है? तो दादी कहती है सारे नंबर लाता होगा। तभी स्वामी कहता है, दादी को बताता है कि नहीं दादी, राजन जो है वह 100 में से 90 अंक गणित में लाता है। तो यह सुनते ही दादी कहती है अच्छा है, लेकिन अभी तुम्हें भी उसकी तरह मेहनत करके इस प्रकार से नंबर लेने चाहिए। और तभी दादी फिर से दादा की यानी कि स्वामी के दादा की पुरानी यादों में खो जाती है और शुरू कर देती है स्वामी को दादा की कहानी बताना। तब स्वामीनाथन की जो दादी है वह यह सुनते ही कि राजन को 100 में से 90 अंक मिलते हैं, उन्हें दादा की याद आती है कि स्वामीनाथन के जो दादा थे उन्हें भी इस प्रकार के ही अंक मिलते थे। यानी कि स्वामीनाथन के जो दादा थे वह कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार के उत्तर लिखते थे कि जो परीक्षक होते हैं, यानी कि आपका पेपर चेक करने वाले जो आपके शिक्षक होते हैं उन्हें परीक्षक कहा जाता है। तो जो परीक्षक होते थे वह आश्चर्य हो जाते थे और कभी कभी तो उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी उन्हें 100 में से 200 भी मार्क्स मिलते थे। इस प्रकार से दादी स्वामी को बताती है और वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाकी विद्यार्थियों से बहुत कम वक्त लेते थे, यानी सबसे पहले वह उत्तर देते थे। इस प्रकार से दादी स्वामी को उसके दादा के बारे में कहानियाँ बताती है। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। तो दादी बताती है कि जब स्वामी के दादा ने एमए किया था तब तो उन्हें एक गोल्ड मेडल मिला था जो कि इतना बड़ा था कि कई सालों तक दादी उसे गले में पहनती थी और दादी को भी पता याद नहीं कि कब उसने वह मेडल उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और तो देखिए दादी जो है वह स्वामी को दादा के बारे में बता रही है और तब वह यह बताती है कि जब स्वामी के दादा एमए हुए थे तब उन्हें एक मेडल मिला था जिसे उन्होंने कई सालों तक अपने गले में पहना। बाद में उन्होंने उसे उतार दिया, लेकिन दादी की उम्र अभी इतनी हो गई है कि उसे ठीक से याद ही नहीं आ रहा है। तो कभी वह कहती है कि जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तब मैंने वह मेडल निकाला था, या कभी कहती है जब तुम्हारे पिता पैदा हुए थे तब मैंने उसे उतार कर रख दिया। लेकिन बाद में जब जोर देने के बाद दादी को फिर से ठीक से याद आता है कि जब स्वामी की बुआ पैदा हुई थी तभी उन्होंने वह मेडल उतारा था। और उन्होंने तब यह सुनने के बाद स्वामी जो है वह पूछता है वह मेडल अब कहाँ है? तो यह सुनते ही स्वामी की दादी जो है वह बताती है कि मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ को दिया था और तुम्हारी बुआ इतनी बेवकूफ़ थी कि उसने उस मेडल को गलवा कर चूड़ियाँ बनवा ली।
यानी कि वह जो था वह गोल्ड का मेडल था, तो उसे गलवा कर उसकी बुआ ने 4 सोने की चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी। इस प्रकार से दादी चिढ़कर बता रही है, क्योंकि बुआ ने जिस चूड़ियाँ बनवा ली है लेकिन वह दादी को ज़रा भी पसंद नहीं है। इसलिए बुआ के ऊपर दादी जो है वो बहुत गुस्सा है। और यह बताते हुए दादी यह भी कहती है कि तुम्हारी बुआ जैसा महामूर्ख हमारे परिवार में और कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने उस मेडल को गलवा कर 4 सोने की चूड़ियाँ बनवा ली। इस प्रकार से दादी जो है वह बुआ को महामूर्ख कहती है और उसके ऊपर गुस्सा दिखाती है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो देखिए यहाँ पर स्वामी जो है अभी वह गुस्से में आ रहा है, तो वह गुस्से में दादी को कहता है कि क्या दादी अब पुरानी बेकार की बातें बताना बंद कर दो। देखिए हमें भी कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है जब सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम कुछ बताना चाहते हैं हमारे घर में और कोई हमारी बात ठीक से नहीं सुन रहा है, वह सुनते ही वह बीच में ही अपनी बातें बता रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में हमें भी बहुत गुस्सा आता है। तो उसी प्रकार से यह जो स्वामीनाथन है उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है दादी के ऊपर, क्योंकि दादी हर बात को सुनते ही बीच में अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाने लग जाती है। तो उसे तो स्वामी जो है वह गुस्से में कहता है, क्या दादी तुम्हें राजम के बारे में नहीं सुनना है? तब दादी बोलती है, हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था, सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। तो देखिए स्वामी जो है वह राजम के बारे में बताना शुरू कर देता है दादी को कि राजम जब छोटा लड़का था तब उसने एक शेर मारा था, और यह सुनते ही दादी कहती है कि राजम तो बहुत बहादुर लड़का है। अरे वाह! लेकिन स्वामी जो है उसे दादी की बात पर विश्वास नहीं बैठ रहा, तो वह क्या कहता है कि दादी, तुम मुझे यह बात खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें क्या सच में यकीन नहीं होता? और ऐसा कहते ही वह उत्साह से जो राजम की कहानी है वह बताना शुरू कर देता है। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। तो देखिए बच्चों, जो स्वामी है वह राजम की कहानी बताना शुरू कर देता है और वह बताता है कि राजम के पिता जो है वह एक दिन वह जंगल में डेरा डाले हुए थे, यानी कि जंगल में रुके थे और राजम भी उनके साथ था। तभी उनके ऊपर शेर हमला कर देता है और दूसरा शेर जो है वह राजम के पीछे लग जाता है, और तभी राजम क्या करता है, झाड़ी के पीछे छुप जाता है और वहीं से वह गोली चलाकर शेर को मार देता है। और इसी प्रकार से वह राजम की कहानी सुनाता है और दादी को तभी पूछता है कि दादी, क्या तुम सो गई? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि दादी जो है वह कहानी सुनते सुनते सो जा रही है। तो इसी प्रकार से वह अपनी दादी को पूछता है कि क्या दादी तुम सो रही हो? मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ और तुम सो रही हो। तभी दादी कहती है, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। तो स्वामी पूछता है, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो दादी ने कहानी सुनी कि नहीं, यह सुनने के लिए स्वामी क्या करता है, स्वामी दादी से सवाल पूछता है कि बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो देखिए बच्चों, जब राजम स्वामी जब राजम की कहानी सुना रहा था तभी शायद दादी को आँख लग जाती है, यानी कि दादी सो जाती है सुनते सुनते ही। इसलिए यह जो स्वामी है वह गुस्सा करता है और दादी ने सच में कहानी सुनी कि नहीं यह देखने के लिए वह दादी से सवाल पूछता है और दादी उस सवाल का गलत जवाब देती है कि 2 शेर राजम के ऊपर झपटे थे। लेकिन यह सुनते ही स्वामी क्या करता है, चिढ़ जाता है और वह दादी को डांटता है कि दादी, मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम न जाने नींद में क्या क्या सोच रही हो, यानी कि उलझुल यानी फिजूल की कल्पनाएं, उलझुल कल्पना यानी फिजूल की कल्पनाएं, और तुम न जाने नींद में क्या क्या सोच रही हो। इस प्रकार से वह दादी को डांटता है। अब मैं तुम्हें इसके आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है तुम राजम की कहानी क्यों नहीं ठीक से सुन रही हो, क्योंकि राजम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि स्वामी को ऐसा लग रहा है कि दादी को राजम पसंद नहीं है, इसलिए दादी जो है वह राजम की कहानी नहीं सुन रही है। तो स्वामी जो है वह दादी को कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, यह जो स्वामी है वह दादी को राजम की कहानी बता रहा है, तो वह दादी सो जाती है, तो वह चिढ़ के दादी को ऐसा कहता है कि तुम राजम को पसंद नहीं करती हो, इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तभी दादी उसका मन रखने के लिए कहती है। हालांकि दादी ने आज तक राजम को कभी भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अपने पोते का मन रखने के लिए दादी उसे झूठ मूठ बोल देती है कि नहीं, मुझे राजन बहुत पसंद है क्योंकि वह बहुत ही प्यारा लड़का है। और यह सुनते ही यह जो स्वामी है वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं, तब तक के लिए हम उन्हें कोई भी बात ऐसे बताकर फुसला सकते हैं, लेकिन बाद में उनके दिमाग में और अलग अलग चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी खुश तो हो जाता है दादी के कहने पर, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसके मन में और एक विचार आ जाता है कि स्वामी ने राजम के बारे में दादी को जो शेर की कहानी सुनाई, तो उसे यह संदेह अभी हो रहा है कि शायद दादी को उस कहानी के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है जो स्वामी ने राजम के बारे में दादी को सुनाई है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। देखिए, तो जो संदेह स्वामी के मन में पैदा होता है, उस संदेह को वह मन में नहीं रखता। वह दादी से पूछता भी है कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है इस कहानी पर। तो यह सुनते ही दादी उसे एकदम मीठी आवाज़ में बोलती है कि तुम्हारे कहे हुए एक एक शब्द के ऊपर मुझे भरोसा है। और यह सुनकर स्वामी जो है वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह दादी को चेतावनी भी देता है। यानी क्या चेतावनी देता है वह दादी को कि जो भी उसे यानी कि राजम को झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। यानी कि राजम का स्वामी के ऊपर इतना प्रभाव है कि वह उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता, कि कोई यदि उसे झूठा कहे या कुछ और कहे वह उसे सुन नहीं सकता। तो उस प्रकार से ही यह जो स्वामीनाथन है उसके ऊपर राजम का इतना प्रभाव पड़ा हुआ है
कि वह उसे राजम की सारी बातें सच ही लगती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारी कक्षा में जो हमारा बहुत पसंदीदा दोस्त होता है उसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव होता है। तो कोई यदि उसके खिलाफ हमारे सामने कुछ कहे तो वह हमें सहन बिल्कुल भी नहीं होता है, और वह जो भी चीज़ हमें बताता है हमें वह चीज़ सच ही लगती है। इसीलिए बच्चों के ऊपर अपने किसी खास दोस्त का या किसी व्यक्ति का ऐसा प्रभाव हमेशा होता रहता है कि जिसके विषय में सारी बातें उन्हें सच ही लगती है। तो उसी प्रकार से इस पाठ में जो स्वामीनाथन है, जो स्वामीनाथन नाम का लड़का है, उसके ऊपर इस राजम नाम के लड़के का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए राजम के बारे में या फिर राजम उसे जो भी बातें बताता है वह उसे सच ही लगती है, और वह घर में दादी को भी उसी प्रकार से बताते रहता है। चलिए अगला आगे देखेंगे। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो देखिए, यह सुनने के बाद, यानी स्वामी की चेतावनी सुनने के बाद, क्या चेतावनी दी स्वामी ने कि उसके ऊपर राजम का इतना प्रभाव था कि वह राजम के खिलाफ कभी कोई बात सुन नहीं सकता था, और वह दादी को भी यह बात बताता है, दादी को भी चेतावनी देता है कि जो भी राजम के बारे में झूठ कहेगा या फिर यह कहेगा कि राजम झूठा है, वह उससे गोली मार देगा। और यह होने के बाद दादी जो है इस बात का समर्थन करती है, यानी कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, और फिर दादी जो है वह हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते सुनाते स्वामीनाथन को सुलाती है। और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते सुनाते दादी उसे बताती है कि हरिश्चंद्र नाम का जो राजा था उसने अपने वचन का पालन करने के लिए वह कभी झूठ नहीं बोलता था। इस प्रकार का उसने वचन लिया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, और वह हमेशा अपने वचन का पालन करता था। और यह वचन का पालन करते करते उसे अपना सिंहासन त्यागना पड़ा, अपने बच्चे त्यागने पड़े, अपनी पत्नी को त्यागना पड़ा, और अंत में उसे यह सब कुछ वापस भी मिल गया। तो इस प्रकार से दादी उसे कहानी सुना ही रही थी कि स्वामीनाथन जो है वह पूरी तरह से सो जाता है, खर्राटे लेने लगता है, और तभी फिर दादी भी धीरे धीरे कहानी सुनाते सुनाते सो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखिए, इस पाठ में हमने देखा कि स्वामीनाथन और उसकी दादी, यानी कि स्वामीनाथन और उसकी दादी के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा, इसलिए इस पाठ को नाम दिया गया है स्वामी की दादी। तो हमने देखा कि बच्चों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा होता है, और उस प्रभाव में वह उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं पाता है। बच्चे भी हमेशा इस प्रकार का बर्ताव करते रहते हैं। तो यह कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इस प्रकार से बच्चे उस व्यक्ति के कुछ ज़्यादा ही प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे यदि वह व्यक्ति झूठ भी बोल रहा होता है तो भी बच्चों को वह सही ही समझ आता है, यानी कि बच्चों को लगता है कि वह सही ही बता रहे हैं या सही बोल रहे हैं। फिर यह प्रभाव दोस्तों का भी हो सकता है या फिर किसी अन्य और व्यक्तियों का भी हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने स्वामी की दादी यह पाठ यहाँ पढ़ा है, और यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।